बोला, पर सच कहूं तो इस एग्जाम में तू ही मेरा सबसे बड़ा राइवल है। मेरा सेंस काफी शार्प है। मुझे महसूस होता है कि तू एक सोता हुआ ज्वालामुखी है जिसके अंदर एक जानवर छुपा है। चल, अब हमारी बारी है। इतना कहकर यही और शेन गुआन साथ में इरीना की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ जोश में चिल्ला रही थी और तभी होस्ट ने जोर से ऐलान किया, टॉप 8 का सेकंड मैच अब शुरू होने जा रहा है। शेन गुआन जो किनफेंग प्राइवेट हाई से है और यही जो अनशिंग फर्स्ट सीनियर हाई से है। फिर होस्ट ने पूरे जोश में अनाउंस किया, जो भी आज का चैंपियन बनेगा उसे मिलेगा एक बहुत खास इनाम। ये इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा पास है जो तुम्हें शिया कंट्री के टॉप मार्शल स्कूल्स में सीधे दाखिला दिला सकता है। इतना कहते ही दूसरी फाइट शुरू हो गई। यही बनाम शेन गुआन जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। पंचेस की बौछार चल रही थी और कुछ ही देर में शेन गुआन को समझ आ गया कि सामने वाला लड़का मामूली नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उसके नाक से खून बहने लगा। ये बंदा असली में ताकतवर है। फिर तुरंत अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल कर एक एनर्जी शील्ड बना लिया ताकि वो यही के रेडिएशन जैसे हमलों से खुद को बचा सके। शेन को अब पूरा यकीन हो चुका था, ये लड़का मॉन्स्टर है, इससे मजाक नहीं किया जा सकता। अब जब यही ने अपनी ताकत दिखाई थी तो शेन ने भी अपनी ब्लड लाइन की असली शक्ति दिखाने की ठानी। उसने अपनी मार्शल आर्ट को पूरी ताकत पर ले जाकर एक इल्यूजरी सेक को समन किया जो सीधा यही की ओर बढ़ा। यही को सिर्फ एक तेज फ्लैश ऑफ लाइट दिखी और अगले ही पल वो पहली बार किसी दूर के हमले से हिट हो गया। होस्ट भी ये देख हैरान था। यही जिसे लोग वन किकमैन कहते थे, पहली बार किसी के पंच से घायल हुआ है। उसके मुंह से खून निकला और वो पीछे की ओर गिरा। मगर शेन का हमला यही नहीं रुका। शेन ने दूसरी मार्शल आर्ट स्किल यूज की, गोरिल्ला समन टेक्निक, और उसका पंच यही पर सीधे फिट बैठा। यही को समझ आ गया कि अगर इसमें पकड़ा गया तो गेम ओवर, क्योंकि इसमें वो अपनी मार्शल एनर्जी उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए उसने तुरंत एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक लगाया जिसने कुछ पंचेस को तो रोका, लेकिन पूरी तरह नहीं। शेन की इस चाल को समझते हुए यही ने देखा कि वो अपनी पूरी मार्शल एनर्जी झोंक चुका है, मतलब हर पंच दोगुनी ताकत से आ रहा है। अब तक यही सिर्फ ऐसे लोगों से लड़ा था जिन्हें असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि शेन उनसे बिल्कुल अलग था। तो उसे लगा कि अगर अभी दूरी नहीं बनाई तो मुश्किल हो सकती है, मगर शेन ने और एक मार्शल आर्ट यूज करके उसे पीछे से पकड़ लिया और रियर नक्ड चौक लगा दी। शेन बोला, तू जो भी सोच रहा था सब सही था। मैं मेरी मार्शल एनर्जी को तेरे अंदर इंजेक्ट कर तुम्हें अपनी मार्शल स्किल्स यूज नहीं करने दूंगा। फिर शेन ने यही को जमीन से ऊपर उछाला और टाइगर मार्शल आर्ट एक्टिवेट कर दी। फिर उसने ईगल मार्शल आर्ट भी यूज की और हवा में जोरदार छलांग लगाकर यही की तरफ बिजली जैसी स्पीड में बढ़ा। फिर उसे मुक्का मारते हुए बोला, तू मुझसे कभी नहीं जीत सकता। हालांकि यही ने हाथों को आगे कर उसका पंच ब्लॉक किया। फिर भी वो जोरदार झटके से सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे पूरा एरिना धूल से ढक गया, जिसमें शेन जोरों से हंसकर जीत की खुशी मनाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से अब सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर्स तक स्टेज पर दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब तो यही हार चुका है और इस फाइट का विनर तो शेन ही होगा। लेकिन तभी धुएं के बीच से हमारा हीरो फिर से एंट्री लेता है। उसका अंदाज बेहद तगड़ा और अचानक था। जैसे ही वो सामने आया, शेन ने एक खतरनाक ऑरा को महसूस किया जो किसी भी आम इंसान के लिए डरावना था। यही भी खुद हैरान था, क्योंकि शेन की ताकत ने उसे पहली बार एरेना में ब्लड लाइन अवेकनिंग को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर किया था। तो उसने खुद माना कि तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा ई फॉर्म देखा है। ये देख होस्ट चौंक गया और बोला कि शेन ने एक मैजिकल बीस्ट की इनकर्नेशन कर ली है। ये किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अल्टीमेट टैलेंट माना जाता है और जिसने ये कर दिखाया है उसे तो होंगडू यूनिवर्सिटी में बिना एग्जाम के एंट्री मिल सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा अनचेंग जैसे छोटे इलाके से लू चिंगजू के साथ एक और जीनियस सामने आया है। जबकि इस बीच शेन गुआन के चेहरे से डर के मारे पसीना छूट रहा था। इतनी भयानक एनर्जी, ये इंसान है या राक्षस? तो दूसरी तरफ मॉनिटर रूम में जिसने भी स्टूडेंट की ताकत को जांचने के लिए स्पेशल हेडसेट लगाए थे, और जैसे ही यही के आंकड़े सामने आते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। यही का न्यूक्लियर रेडिएशन लेवल 999 इन्फिनिटी। तो एग्जामिनर्स ये रेडिएशन लीक ना हो इसलिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन बैरियर एक्टिवेट कर देते हैं। जबकि इसे अनजान दर्शक हैरान और खुश दोनों थे, क्योंकि हमारे हीरो ने अभी अभी एक नई और ताकतवर ब्लड लाइन अवेकन की थी। लेकिन तभी
शेन की नाक से फिर से खून बहने लगता है, जिससे उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स अब यही के बराबर नहीं रही। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी मार्शल आर्ट को एक बार फिर एक्टिवेट करता है, इस बार और भी ज्यादा ताकत के साथ। उसका आखिरी मकसद यही को हराकर मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला पाना था। इसलिए वो पूरे जोश में आगे बढ़ता है और यही भी एटॉमिक फिस्ट तैयार करता है जो शेन की मार्शल आर्ट को ब्लॉक कर सके। जैसे ही वो करीब आता है वो सीधा शेन की ओर फेंक देता है। कुछ मिनट बाद जब सीन क्लियर होता है तो दिखता है कि शेन का हाथ लगभग तबाह हो चुका है। अब वो लड़ाई जारी नहीं रख सकता। लेकिन दूसरी ओर यही बिल्कुल सामने खड़ा है और उसकी प्रेजेंस किसी किंग से कम नहीं लगती। वो कहता है, शेन, तुम अब तक के सबसे बेहतरीन फाइटर हो, लेकिन अफसोस, तुम भी इस लड़ाई का अंजाम नहीं बदल पाओगे। इसे देखते हुए होस्ट ने कमेंट किया, आज की दूसरी टॉप 8 की फाइट में एक और धमाका हुआ है। इस फाइट में एक थर्ड ऑर्डर किंग लेवल ब्लड लाइन सामने आया और उसके सामने था एक अनजान मैजिकल पीस टाइप ब्लड लाइन, जो कि बहुत ही रेयर लगता है। वहीं शेन खुद सोचने लगा, यही का ब्लड लाइन अवेकन होने के बाद उसकी ताकत अब लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल हो चुकी है। मैं अब अपनी मार्शल एनर्जी को दबा भी नहीं पा रहा, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, अब तो सिर्फ आगे बढ़ना है। पर तभी हमारा हीरो यही कहता है, भटक मत, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। फिर यही आगे बढ़ता है और शेन पर तेज और लगातार हमले शुरू कर देता है। लेकिन शेन हर एक अटैक को ब्लॉक करता है और यही को थोड़ा पीछे धकेलने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। अब उसने पकड़ तो लिया, लेकिन उसे गिरा नहीं पाया। तो वो उसके पीछे जाकर एक पुरानी टेक्निक्स का यूज करता है, हिस्टोरिकल एलिफेंट्स फुट। जमीन पर ऐसा जोरदार स्टेप मारता है कि पूरी एरिया डैमेज हो जाती है। शेन फिर थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन जितना डैमेज उसने सोचा था यही पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। यही बस खड़ा था, शांत और स्थिर, जैसे उसने कुछ महसूस ही ना किया हो। अब बारी थी यही की। वो अपना पैर जमीन से निकालता है और पूरी स्पीड से शेन की ओर बढ़ता है, हाथ में फुल पावर लेकर। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता, शेन अचानक घुटनों पर गिर जाता है। इसे यही चौंक जाता है, जबकि शेन कहता है, मैं सच में हैरान हूं तेरी ताकत से, मैं अब और नहीं लड़ सकता। ऐसा कर वो लड़ाई छोड़ने का ऐलान कर देता है। इसे यही को गुस्सा आ जाता है, इतने टाइम बाद कोई सही ओपोनेंट मिला था, अब जब मैं असली ताकत दिखाना चाहता हूं तो तू हार मान रहा है। वो पूरी तरह डिस्करेज्ड हो जाता है, यहां तक कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। लेकिन नियम के अनुसार अगर एक फाइटर सरेंडर कर देता है तो दूसरा उस पर अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब था यही ने फिर से एक और जीत अपने नाम कर ली थी और एक बार फिर यही की जीत दर्ज हो गई, एक और तूफानी मुकाबले के साथ, जिसे पूरा स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा। लोगों की आवाजें सिर्फ एक नाम पुकार रही थीं, यही। यही एक उसकी जीत सोशल मीडिया पर भी छा गई। मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम में शेन गुआन को मैच से पहले एक कॉन्फिडेंट वॉरियर दिखाया गया, फिर वही शेन गुआन मैच के बाद घुटनों पर गिरा हुआ, थका हुआ और हार मानते हुए सॉरी ब्रो ऐसा दिखाया गया। इस बीच यही के लिए फैन क्लब्स बनने लगे, जिनमें उसके हर मूव, हर जीत, हर फाइट को फॉलो किया जा रहा था। कुछ लोग तो अपने क्लब्स को इतना बड़ा बना रहे थे कि यही को लेजेंड बना दे। लेकिन शेन गुआन का कोच गुस्से से फट पड़ा। उसने शेन की ओर इशारा कर कहा, तू हार मान गया? मैंने तुझ पर इतना पैसा खर्च किया, अब तू कॉलेज में भी नहीं जाएगा? लेकिन शेन गुआन ने शांत होकर कहा, मैं वो पंच झेल ही नहीं सकता था, हार मानना बेहतर था, वरना मेरा शरीर जवाब दे देता। यही एक मॉन्स्टर है, एक फ्यूचर वॉरियर। लेकिन आपकी अकादमी ने मुझ पर जो उदारता दिखाई है, जिसके लिए मैं आपको धीरे धीरे करके रिपे कर दूंगा, लेकिन आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैं एक वॉरियर हूं जो आपसे ताकतवर हूं। उसके इन आखिरी शब्दों को सुनते ही कोच के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं और वह ठीक है कह देता है। थोड़े वक्त बाद बाकी मैचेस भी हुए और 4 टॉप विनर्स का नाम फाइनल हुआ। सबसे ऊपर नाम था यही का। इसे उसके स्कूल के प्रिंसिपल बहुत खुश थे, तो उन्होंने यही के टीचर को प्रमोट कर दिया, जिसे वो बहुत खुश हुए। ड्रॉ फिर से शुरू हुआ। यही ने हाथ डालकर एक बॉल निकाली, फिर से ए, और सामने वाले कंटेंडर ने भी ए निकाला। अब मुकाबला तय हो गया। यही बनाम लू चिंगजू। फैन क्लब्स में फिर से जोश भर गया। सब बोल रहे थे, इस बार तो सीधा कॉलेज की सीट पक्की। लेकिन कुछ लोगों ने चेताया, लू चिंगजू कोई मामूली नहीं है, वो मार्शल आर्ट्स की गॉडेस है। जबकि यही को शेन गुआन को हराने के लिए अपनी ब्लड लाइन जबरदस्ती एक्टिवेट करनी पड़ी थी। शायद यही को भी इस बार काफी तकलीफ उठानी पड़े। यही ने अपना गॉडजिला मोड एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन लोग कहने लगे कि लू चिंगजू एक लेवल 4 ब्लड लाइन जीनियस है और ऐसे लोगों से जीतना आसान नहीं होता। अब सबकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं,
क्या ये ही इस फाइट में भी जीत हासिल करेगा या उसे पहली बार हार का सामना करना पड़ेगा? अब वापसी करते हैं सेमीफाइनल की उस तगड़ी फाइट पर। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। बीच में खड़े थे हमारे दोनों फाइटर्स, यही एंड लू चिंगजू, आमने सामने। उन दोनों के बीच में खड़ा था जज, जो ये डिसाइड करने वाला था कि कौन पहले अटैक करेगा। थोड़ी बातचीत और माहौल बनाने के बाद जज ने हाथ नीचे किया। फाइट स्टार्ट। जैसे ही फाइट शुरू होती है, यही बिना वक्त गवाए अपनी वेपर टेक्निक यूज करता है, जिससे चारों तरफ धुआं और मिस्ट फैल जाती है, जिससे पूरे इरना में एक रहस्यमयी माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ लू इन स्मोक्स को हटाने की कोशिश करती है। शायद वो उन्हें क्लियर करके अपने सामने देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो एक भयानक और विशाल ऑरा को महसूस करती है जो यहीं से आ रही थी। ये चीज उसे भी डरा देती है, जैसे पहले शेन गुआन डर गया था यही की ताकत देखकर। इसी मोमेंट पर लू पूछती है, क्या तुम सच में मुझे रोक पाओगे? उसकी नजरों में उम्मीद है कि यही उसके मूव्स को संभाल पाएगा, क्योंकि अब वो भी सीरियस हो चुकी है। ऑडियंस, जो कि पूरे अरीना में फैले हुए भाप की वजह से साफ नहीं देख पा रही थी, सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, जिसमें उन्हें यही दिख नहीं रहा था और बस लू चिंगजू की हल्की सी सिलुएट नजर आ रही थी। तो टेक्निकली कहा जाए तो उस समय पर वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और बस होस्ट पर निर्भर थे ताकि उन्हें बैटल की सिचुएशन समझ में आए। खैर, होस्ट ने एक्साइटमेंट बनाए रखा और एंटिसिपेशन को भी हाई रखा और ये सवाल किया कि लू फैमिली की टैलेंटेड यंग मिस लू चिंगजू इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का डार्क हॉर्स कहे जाने वाले यही से कैसे निपटेगी। इतनी भाप देखकर लग रहा है कि डार्क हॉर्सी ने फिर से अपनी ब्लड लाइन अवेकन कर ली है। अब तो बस इंतजार ही किया जा सकता है। सच में यही ने सीधे ही ब्लड वीकनिंग की स्टेट में एंट्री की थी ताकि इतना स्टीम बना सके, जिसका मकसद ये था कि लू चिंगजू की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट को ब्लॉक कर सके और खुद को थोड़ा और टाइम दे पाए ताकि अपनी बैटल स्ट्रेटजी को और अच्छे से असेस कर सके। और वैसे भी उसे पता था कि लू चिंगजू पहले अटैक नहीं करेगी, तो ये सब उसके फेवर में था। उसने लू चिंगजू और काई शियोलिंग की बैटल वीडियो को स्टडी किया था और उसी के बेस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसे ये अच्छे से पता था कि लू चिंगजू की मार्शल स्किल्स उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। वो मैजिकल मार्शल स्किल्स की एक्सपर्ट थी। चाहे उसकी पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, वो लू चिंगजू को हर्ट नहीं कर सकता। वो एक ऐसी मार्शल जीनियस थी जिसकी कम्बैट आईक्यू बहुत हाई थी। इसलिए जितनी देर तक बैटल चलेगा उतना ही नुकसान यही को होगा। इसलिए उसने शुरुआत से ही फुल पावर में जाना ठीक समझा और उसने एक्टिवेट किया अपना माउंटेन अरेस्टिंग फिस्ट, जिसके साथ वो लू चिंगजू की तरफ बढ़ा। एक जोरदार सोनिक बूम हुआ। अटैक इतना ऑब्वियस था कि लू चिंगजू, जो हमेशा काम और अलर्ट रहती है, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और अपने सामने की एयर फ्लो को स्टर किया, जैसे वो उस आने वाले पंच को अब्सॉर्ब करना चाह रही हो। उसका मानना था कि जब यही ने पहल की है अटैक करने की, तो वो अपनी मार्शल स्किल्स से डिफेंड और काउंटर अटैक करेगी। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट आया। यही कि माउंटेन अरेस्टिंग फिस्ट आई ही नहीं। उसने स्किल डीएक्टिवेट करते ही अपनी कमर और हिप्स को बड़ी चालाकी से मोड़ा और अचानक लैंड किया, जिससे लू चिंगजू के साथ उसकी दूरी और कम हो गई। फिर उसने अपनी मार्शल एनर्जी से टिमोरा की एक मोटी टेल बनाई और उसे एक स्टील विप की तरफ फ्लेक्सिबल घुमाकर लू चिंगजू के लोअर बॉडी पर मारा। ये क्या हुआ? इसने तो मुझे धोखा दे दिया। अपने बचपन से लेकर अब तक की फाइट्स में लू चिंगजू ने कभी ऐसा ओपोनेंट नहीं देखा था जिसने साफ साफ पंच मारने की तैयारी दिखाई हो, लेकिन अचानक मूव बदलकर पुंछ से हमला किया हो। अब लू चिंगजू का रिदम बिगड़ चुका था, इसलिए उसने कुछ बैक फ्लिप्स लगाए ताकि यही से थोड़ा डिस्टेंस बना सके। लेकिन यही इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को यूं ही वेस्ट नहीं करने वाला था जब उसका ओपोनेंट क्लियरली अपना रिदम खो चुकी थी। उसने अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिक का फायदा उठाते हुए तेजी और ताकत से हमला करना शुरू कर दिया ताकि वो अपर हैंड पा सके। जैसे ही लू चिंगजू ने खुद को बैलेंस करने की कोशिश की, यही अचानक उसके सामने आ गया। उधर लाइव ब्रॉडकास्ट में व्यूअर्स देख रहे थे कि कैसे लू चिंगजू को कनिंग यही ने धोखा दे दिया और वो तुरंत ही डिसएडवांटेज में आ गई। कुछ लोग यही को अनएथिकल कहकर भला बुरा कहने लगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो उसकी चालाकी को सपोर्ट कर रहे थे। आखिर वॉरियर्स की फाइट में सब कुछ जायज होता है, ये तो बैटलफील्ड है। खैर, यही का हमला बहुत ज्यादा तेज और लगातार था। लू चिंगजू को एस्केप करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था।
उस पर स्किल्स और अटैक्स की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान से मीटियर शावर गिर रहा हो। किसी पॉइंट पर लू चिंगजू ने अपनी मार्शल एनर्जी का इस्तेमाल करके यही को थोड़ा सा पीछे धकेला और कुछ पल के लिए उसकी पकड़ से निकल पाई। कम से कम उसे यही लगा। लेकिन तभी यही ने अपना दाहिना हाथ बीस्ट फॉर्म में बदल लिया, घातक क्लॉज के साथ, और ऐसा लग रहा था कि लू चिंगजू इतनी आसानी से बचने वाली नहीं थी। यही के काले और अटूट क्लॉज में मार्शल एनर्जी भर दी गई थी और वो क्लॉज हवा को चीरते हुए उसकी ओर बढ़े। शुक्र है कि लू चिंगजू को इसका आभास हो गया। उसने हवा में बड़ी फुर्ती से एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप मारा और वक्त रहते उस मार्शल एनर्जी से भरे हुए क्लॉज के स्वीपिंग हमले से बच गई। जैसे ही वो ग्रेसफुली लैंड हुई, क्लॉज उसके पीछे जाकर एक्सप्लोड हो गए और फिर उसका प्यारा क्लासमेट यही फिर से उस पर टूट पड़ा। उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था आराम का। दोनों एक बार फिर वहीं पहुंच गए थे जहां से शुरू हुए थे। यही लगातार ऑफेंसिव पर था, अटैक पर अटैक कर रहा था और लू चिंगजू पूरी तरह डिफेंस में थी, एक के बाद एक वेव्स को ब्लॉक करती जा रही थी। इसी पल उसने सोचा कि आखिर ये लड़का इतने हाई इंटेंसिटी अटैक्स के बाद भी थक क्यों नहीं रहा। क्या उसके पास जबरदस्त फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना है। अब बात यह थी कि लू चिंगजू ने दो मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स में मास्टरी हासिल कर रखी थी। एक थी लू फैमिली की डिफेंसिव सीक्रेट आर्ट फ्लोटिंग शैडो और दूसरी थी ऑफेंसिव जेड फिंगर। अगर वो इनमें से कोई भी टेक्निक यूज कर पाती तो वो यही के इस ऑनस्लॉट से निकल सकती थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही को इस बात की जानकारी थी और वो उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा था इन टेक्निक्स को एक्टिवेट करने का। और जैसे हालात दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगी और अरीना से गिरकर एविक्शन के जरिए हार जाएगी। इसलिए लू चिंगजू के चेहरे पर तो कूल और प्रिटी एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एंग्जाइटी से पसीने पसीने हो रही थी। अब कोने में धकेली जा चुकी लू चिंगजू के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा। यही को तुरंत एक अचानक सा बदलाव महसूस हुआ जब लू चिंगजू ने अपनी अवेकन ब्लड लाइन नेदर बर्ड एक्टिवेट कर दी। उसी पल जब यही लू चिंगजू को पंच करने ही वाला था, उसने तुरंत अपना फिस्ट पीछे खींच लिया और पीछे हट गया। इसका कारण था वो डार्क पर्पल स्पार्क्स जो लू चिंगजू के शरीर से निकल रहे थे। एक तेज और तीखी चिड़िया जैसी चीख के साथ उसने देखा कि लू चिंगजू आसमान में उड़ती जा रही थी और यही के शरीर में बहता डिमोरा का ब्लड उबलने लगा, जैसे किसी हाई लेवल लाइफ फॉर्म की प्रोवोकेशन को महसूस कर रहा हो। जबकि लू की अमिथिस्ट जैसी आंखें सीधा नीचे अरीना में खड़े यही को घूर रही थीं और हवा में अचानक दोनों की फाइटिंग स्पिरिट टकराने लगी। होस्ट ने जोर से और उत्साह में घोषणा की कि हालांकि लू चिंगजू अभी अपनी ब्लड लाइन की ट्रू फॉर्म को पूरी तरह मास्टर नहीं कर पाई है, लेकिन वो अपनी ब्लड लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन नेदरबर्ड के पंख विकसित करने में सफल हो चुकी है। अपनी ब्लड लाइन एवेकनिंग के बाद लू चिंगजू ने अपनी स्लिम जेड फिंगर आगे बढ़ाई और जैसे ही उसने यही की तरफ इशारा किया, उसकी उंगलियों के सिरों पर एक ट्रांसपेरेंट जेड रंग उभरने लगा। एक ठंडी आवाज में लू चिंगजू ने चेतावनी दी, संभल कर रहना यही, इस जागृत रूप में मैं अपनी ताकत को नियंत्रण नहीं कर सकती। ओ रियली? नीचे से यही ने उत्साहित होकर जवाब दिया, मैं खुश हूं कि तुमने ये कहा, क्योंकि अब तक मैंने तो सिर्फ 50% स्ट्रेंथ ही यूज की है। लगता है अब मैं भी पूरी ताकत से लड़ सकता हूं, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। एक जोरदार हवा के झोंके के साथ जो पूरे अरीना में फैल गई, लू चिंगजू अचानक बिजली की तरह यही के पीछे प्रकट हो गई। यही को तो उसकी प्रेजेंस समझ में आने से पहले ही एक हल्की सुंदर सी खुशबू महसूस हुई। लू चिंगजू ने अपनी मिस्टीरियस रॉयल मार्शल आर्ट जेड फिंगर एक्टिवेट कर दी, जबकि यही ने तुरंत पलटकर अपनी एटॉमिक ब्लास्ट फिस्ट एक्टिवेट कर दी। उसकी मुट्ठी पर क्रिस्टल ब्लू लाइट चमक रही थी। ये वही स्किल थी जिसमें यही ने डिमोरा की एटॉमिक रिएक्शन एबिलिटी को मार्शल आर्ट्स के साथ कंबाइन किया था। एक तरफ थी एलिगेंट जेड फिंगर टिप्स और दूसरी तरफ था फेरोशियस ब्लू मैजिक फिस्ट। जैसे ही दोनों टकराए, जबरदस्त एनर्जी रिएक्शन हुआ और फिर हुआ एक विशाल एक्सप्लोजन, रोशनी और गर्मी से भरा हुआ। ऑडियंस उस तेज इंपैक्ट और जबरदस्त हवा के झोंके से कुछ पल के लिए अंधी सी हो गई।
जबकि अरीना में दोनों को एक साथ टर्बुलेंट हवा के झोंके ने दूर उड़ा दिया था। लू चिंगजू के डार्क पर्पल विंग्स फड़फड़ाए और विंड एलिमेंट्स अपने आप इकट्ठे हो गए, जिससे वो हवा के झटके का असर बेअसर कर सकी। लू चिंगजू ने इसी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए स्मोक और डस्ट को चीरते हुए सीधा यही की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अचानक एक फेटल थ्रेट महसूस हुआ। हैरान और शॉक्ड होकर उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि अरीना के दूसरी ओर यही की पीठ पर अचानक एक प्रोट्रूडिंग वर्टिब्रे उभरी, जो तुरंत एक एक करके चमकने लगी। एक डैज़लिंग सीक्वेंस में पहले की तरह ये न्यूक्लियर रेडिएशन अनकंट्रोल्ड होकर चारों तरफ फैल नहीं रही थी, बल्कि ये एनर्जी पूरी तरह कंट्रोल्ड थी और तेजी से यही के मुंह में इकट्ठा हो रही थी, जिसे देख लू चिंगजू एक पल के लिए पूरी तरह फ्रीज हो गई। जैसे ही उसने वो विशाल एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस की जो सीधा उसी की ओर टारगेटेड थी। ये बहुत बुरा था, और बात को और भी बिगाड़ने वाली बात यह थी कि इस आने वाले अटैक को पूरी तरह डॉज करना नामुमकिन था, और ऐसा लग रहा था कि यही के चारों ओर का रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उसके पास जाना भी मुमकिन नहीं था। स्टेडियम के एयर स्पेस को छोड़ना भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अरीना से बाहर जाना माना जाता। ऑडियंस ये सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तभी होस्ट ने उत्साह में अनाउंस किया कि लगता है यही का मैजिकल बीस्ट फॉर्म अब एनर्जी गैदर कर रहा है, और उसके पीछे की प्रोट्रूडिंग स्पाइन ही वो जगह लग रही थी जहां से ये भयानक स्टोर्ड पावर जनरेट होकर उसके मुंह की तरफ ट्रांसमिट हो रही है। यही की पीठ पर मौजूद सभी वर्टिब्रे आखिरकार एक साथ नीली रोशनी में चमक उठे, और उसके खुले हुए मुंह से ब्लू एटॉमिक लाइट निकल रही थी। एक ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके गले में बन रही थी। ये असीमित न्यूक्लियर एनर्जी बीम डिमोरस एटॉमिक ब्रेथ थी, और फिर एक डैज़लिंग ब्लू पार्टिकल बीम यही के मुंह से बाहर निकली, एक खौफनाक न्यूक्लियर एनर्जी की लहर, जिसने देखते ही देखते उसकी ओपोनेंट लू चिंगजू को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वो पहले से ही उस न्यूक्लियर अटैक की फैटल थ्रेट को महसूस कर रही थी, फिर भी लू चिंगजू ने उसे पूरी तरह झेलने का फैसला किया, या यूं कहें कि उसने एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा खुद से दूर धकेलने की कोशिश की। इसीलिए उसने बिना हिचक अपने विंग्स को मोड़ा, खुद को कसकर लपेटा और अपनी लेटेंट एबिलिटी अवेकनिंग को एक्टिवेट कर दिया। अचानक नेदरबर्ड की ब्लड पावर उस जीवन मरण के पल में लू चिंगजू द्वारा उत्तेजित हो गई। असंख्य डार्क पर्पल फेदर्स क्रिस्टल की तरह चमकने और रोशनी को रिफ्लेक्ट करने लगे। यह था नेदरबर्ड्स फेदर डिफ्लेक्शन। ब्लू पार्टिकल बीम जब इन डार्क पर्पल फेदर्स से टकराया तो जैसे किसी मिरर से टकराकर रिफ्रैक्ट हो गया। वो थिक कंडेंस्ड बीम उन फेदर्स से टूटकर कई छोटे छोटे लाइट रेज में बट गया और हर दिशा में रिफ्लेक्ट हो गया। वो लाइट बीम्स लू चिंगजू द्वारा बनाए गए डार्क बैडमिंटन के चारों ओर सेंटर होकर बाहर की दिशा में निकल चुके थे और अरीना से बाहर तक पहुंच चुके थे। एग्जामिनर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑडियंस ने जैसे ही ये देखा तो डर के मारे उनकी रूह कांप उठी। उन्हें अपनी मौत सामने दिखने लगी, क्योंकि उन रिफ्लेक्टेड बीम से बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन सौभाग्यवश उसी पल में पूरे अरीना को एक गोल्डन मार्शल एनर्जी ने घेर लिया, और वो सभी बीम्स जो अरीना से बाहर निकल रही थीं, जैसे ही इस गोल्डन मार्शल एनर्जी से टकराईं, उसी पल गायब हो गईं, जैसे वो एनर्जी उन्हें निकल गई हो। ये अद्भुत पावर एक्ट जिसने उन काउंटलेस बीम्स को न्यूट्रलाइज किया, वो था अनसिटी के मेयर हुआंग का। ऑडियंस और एग्जामिनर्स उनका स्वागत करना चाहते थे, लेकिन मेयर ने उन्हें एक कड़ी नजर से देखा और इशारे में मना कर दिया। उन्होंने सबको बोला, ध्यान से देखो, एनसिटी के इतिहास का सबसे ताकतवर चैंपियन आज पैदा होने वाला है। होस्ट ने भी उत्साह से ऑडियंस को अनाउंस किया कि वो लोग कितने लकी हैं कि उन्हें मेयर हुआन की सुरक्षा मिल रही है, और उनकी मौजूदगी में ऐसा कोई खतरा दोबारा नहीं होगा जैसा अभी हुआ। खैर, लगभग 15 सेकंड के बाद एटॉमिक ब्रेथ आखिरकार खत्म हुआ। अब लू चिंगजू की पीठ से मोटा धुआं निकल रहा था, जैसे कोई स्टीम इंजन हो, जो अब थोड़ी घायल और थकी हुई लग रही थी। लू चिंगजू ने ताज़ा खून का एक घूंट ठोका। उसके दोनों डार्क पर्पल विंग्स, जो एटॉमिक ब्रेथ को रिफ्लेक्ट करने में पूरी ताकत से इस्तेमाल हुए थे, पिघल चुके थे। अगर उसने वक्त रहते वैनिटी एंड शैडो का इस्तेमाल नहीं किया होता, जिससे बची हुई एनर्जी को इधर उधर बिखेर सके, तो शायद वो यही का ये हमला सह नहीं पाती। दुर्भाग्य से नेदरबर्ड के ट्रू फॉर्म की ब्लड लाइन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अभी तक इसकी कोर एट्रीब्यूट एबिलिटीज को अनलॉक नहीं कर पाई थी। अगर ऐसा होता
तो अभी एनर्जी बीम का सामना करना इतना मुश्किल नहीं होता। देखा जाए तो लू चिंगजू के जन्म के बाद से ही लू फैमिली ने उस पर बड़ी उम्मीदें रखी थीं। अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ के तले लू चिंगजू को एक के बाद एक बैटल में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बनानी पड़ी। लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के रूप में भले ही बाहर की दुनिया में लोग उसकी जीनियस और स्ट्रेंथ की तारीफ करते रहते थे, लेकिन लू चिंगजू को इन टाइटल्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो लड़ क्यों रही है या क्या वो सच में लड़ना चाहती भी है। उसे लगता था कि दूसरों से खुद की तुलना करना बेकार है। वो तो बस अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए चुपचाप आगे बढ़ती रही। हमेशा एक ठंडी, दूर दूर से दिखने वाली लड़की की इमेज बन गई थी उसकी, जैसे वो किसी से घुलती मिलती नहीं है। लेकिन असल में वो सिर्फ सोशली एंग्शियस थी। उसका कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस बिहेवियर बस उसके सोशल फोबिया से लड़ने की एक सेल्फ डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। खैर, मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से वो अब थक चुकी थी और मौजूदा बैटल की हालत देखकर शायद यही इसका आखिरी पड़ाव था। अगर वो सही से अपने कार्ड्स खेलती तो शायद सबको यही लगता कि ये उसकी हार है और कोई शक भी नहीं करता। आखिर इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने हारना तो नॉर्मल बात है ना। लू चिंगजू ने ये सोचा और खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि अब हार मानने का नाटक करना है। कुछ और मूव्स के बाद वो यही के सामने आई और उसके चेस्ट पर हल्का सा पाम स्ट्राइक किया। अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी कि यही अब उसे हरा दे जल्दी से। उसे यकीन था कि यही उसकी इस कमज़ोर कोशिश को पकड़ लेगा, क्योंकि वो इतना समझदार था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने उसका पाम स्ट्राइक सीधा झेल लिया, जिससे लू चिंगजू की बड़ी और खूबसूरत आंखें कन्फ्यूजन से भर गईं। उसे समझ नहीं आया कि यही ने डॉज क्यों नहीं किया, बल्कि उसने बस नजरें नीची की और ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। फिर यही ने शांत लहजे में कहा, क्लासमेट लू चिंगजू, तुम्हारे अंदर लड़ने का जज्बा क्यों नहीं है? शुरू से ही मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम कहीं खोई हुई सी हो। लू चिंगजू ये सुनकर चौंक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यही उसकी हार मानने की सटल कोशिश को रिजेक्ट कर देगा। यही ने आगे कहा। उसका लहजा और भी सख्त हो गया। लू चिंगजू, क्या तुमने कभी मुझे ध्यान से देखा भी है? क्योंकि अगर तुमने एक बार भी मेरी आंखों में देखा होता तो समझ जाती कि मैं इस टाइटल को ईमानदारी से जीतना चाहता था, पूरी तरह से अपने दम पर। और तभी अचानक यही ने मार्शल एनर्जी से भरी अपनी मुट्ठी को नीचे की ओर घुमाया। उसके मुक्के से निकलती हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। लू चिंगजू ने घबराहट में अपने हाथों से अपना चेहरा कवर किया और एयर फ्लो को मोबिलाइज करने की कोशिश की ताकि यही का पंच ब्लॉक हो सके। लेकिन उस पल में उसके मोबिलाइज किए गए सारे एयर फ्लो को यही ने चीर डाला। यही ने उसके पहले के हार मानने वाले मूव को सीधा कॉल आउट कर दिया और उसे साफ चेतावनी दी, अगर अपना चेहरा प्यारा है तो अब सीरियसली लड़ना शुरू कर दो। लेकिन बात सिर्फ एक पंच तक सीमित नहीं रही। यही ने झपट कर लू चिंगजू पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर लगातार पंचेस बरसाने लगा, जैसे वो उसे जबरदस्ती सीरियस होने पर मजबूर कर रहा हो। लू चिंगजू ने अपने चेहरे को अपनी बाहों से ढक लिया था। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया था। उसे लगा जैसे उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उसे याद आया कि बचपन से लेकर आज तक उसे कभी इस तरह किसी ने नहीं मारा था, और आज लाखों लोगों के सामने वो जमीन पर गिर चुकी थी और उस पर घूंसे लगातार बरस रहे थे। उसने तो क्लियरली उसे जीतने देना चाहा था, तो फिर यही क्यों उसे प्रोवोक कर रहा था? क्यों उसे मजबूर कर रहा था कि वो पूरी ताकत से लड़े? पर देखो, हर किसी की एक लिमिट होती है। लू चिंगजू ने पूरी कोशिश की थी खुद पर काबू रखने की, लेकिन जब उसके चेहरे पर बार बार घूंसे पड़े तो उसका सब्र टूट गया। वो एक जलते हुए फिनिक्स की तरह गरजी, तू लड़की के चेहरे पर हाथ कैसे उठा सकता है साले? अब उसकी आंखें लाल हो गईं और एक जबरदस्त मार्शल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ, जिसने यही को कई कदम पीछे धकेल दिया। सीन जब यही की तरफ शिफ्ट हुआ तो वो मुस्कुरा रहा था, बहुत संतुष्ट दिख रहा था। अब बात बनी, उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर लुओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर को चेहरा प्यारा है तो अब सच में लड़ना शुरू कर दे। यही की आंखों में अब जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट थी। एक मॉन्स्टर का राजा होने के नाते उसकी फितरत ही थी दूसरों पर हावी होना। लू चिंगजू की लाल आंखों से निकलती आग उसके अंदर एक्टिवेट हो चुकी थी। लू फैमिली की फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स टेक्निक, ब्लड इग्निशन। इस टेक्निक से एक शॉर्ट पीरियड के लिए खून की प्योरिटी बढ़ाई जा सकती है और पूरे शरीर की पोटेंशियल को स्क्वीज करके एक्सप्लोसिव पावर हासिल की जा सकती है।
लेकिन इस टेक्निक के भयंकर साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब था कि लू चिंगजू अब सच में पूरी ताकत से लड़ने वाली थी। लू चिंगजू अब नेथरबर्ड के ट्रू फॉर्म में प्रवेश कर चुकी थी। वो अब ऊपर से यही को देख रही थी, एकदम रेडियंट, कॉन्फिडेंट और पूरी तरह सीरियस। क्लासमेट यही, उसने कहा, अब मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में तुम्हें हराऊंगी जैसे तुम चाहते थे। उसी पल में लू चिंगजू और यही की लड़ाई अपने असली चरम पर पहुंच गई थी। अब दोनों फाइटर्स पूरी तरह से क्लियर हो चुके थे कि अब ये लड़ाई ऑल आउट होगी। कोई रिस्ट्रेंट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। अब लू चिंगजू के मन से वो सारे बोझ हट चुके थे, चाहे वो उसके परिवार की एक्सपेक्टेशंस हो, लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होने का स्टेटस, या फिर इस साल की सबसे ताकतवर स्टूडेंट माने जाने की उम्मीद। अब उसका एक ही फोकस था, यही को हराना। दूसरी तरफ यही अब खुश था क्योंकि उसने आखिरकार लू चिंगजू को सीरियसली लड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब जब उसकी ओपोनेंट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में थी तो उसे लग रहा था कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो अब वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अचानक यही की मार्शल एनर्जी उसकी एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर पूरे शरीर में फैल गई। चारों ओर नीली आग और बिजली की चिंगारियां फूटने लगीं। कुछ ही सेकंड्स में उसके शरीर पर भयानक एनर्जी वाले स्केल्स उभर आए, एक ऐसी रेडियो एक्टिव एनर्जी से लैस जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मौत के बराबर थी। ये था यही का फिजिकल स्किल कॉम्बो, डिमोरा की टेम्पलेट और उसकी अपनी हार्ड चीगोंग से बना न्यूक्लियर लाइट कॉम्बैट बॉडी। और फिर एक जबरदस्त बूम के साथ उसके पैरों के नीचे की एनर्जी ने उसे मिसाइल की तरह आकाश में उड़ा दिया। ये एक्सप्लोजन इतनी जोरदार थी कि पूरा मैदान हिल गया और यही सीधे लू चिंगजू की ओर फुल स्पीड में लॉन्च हो गया। लेकिन ये सडन पावर बर्स्ट देखकर भी लू चिंगजू एकदम शांत रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। फिर उसने अपने डार्क पर्पल विंग्स को फड़फड़ाया, जिससे चारों ओर की हवा एक जगह इकट्ठा होकर एक भयंकर तूफान में बदल गई। ये था टेयरिंग हरिकेन, एक ऐसा तूफान जो नेदरवर्ल्ड की एनर्जी से बना होता है, जो किसी भी तरह की एनर्जी को डिवावर कर सकता है, चाहे वो फायर हो, आइस हो या एटॉमिक पावर। टेयरिंग हरिकेन ने पूरा एरिना अपनी चपेट में ले लिया और उसकी बेस भी टुकड़ों में बिखर गई। पर यही जरा भी नहीं डरा। उसने बिना हिचके उस भयंकर तूफान में सीधे टॉर्पीडो की तरह छलांग लगा दी। अब कॉन्टेक्स्ट के लिए समझो, किसी मार्शल आर्टिस्ट का टेयरिंग हरिकेन में कूदना मतलब सीधा सुसाइड, लेकिन यही ने जैसे मौत को ठेंगा दिखा दिया। तूफान के अंदर घुसते ही उसने अपनी सबसे घातक टेक्निक एक्टिवेट की, एटॉमिक फिस्ट, और जैसे ही उसका पंच हवा से टकराया, एक भीषण नीली एनर्जी एक्सप्लोजन हुई जिसने तूफान को चीर डाला। वो धमाका धूल और धुएं को चीरता हुआ लू चिंगजू की ओर अनस्टॉपेबल स्पीड से बढ़ गया। लू चिंगजू ने जैसे ही देखा कि यही पूरे पावर के साथ उसकी तरफ आ रहा है, उसने भी अपने अंदर की नेदरवर्ल्ड ब्लड लाइन की एक्सप्लोसिव ताकत को जगाया और एक्टिवेट किया क्राई ऑफ द नेदरबर्ड। उसके चेहरे पर जो अजीब से पैटर्न्स थे वो तुरंत लाल और जामुनी रंग में चलने लगे, एकदम किसी चलती हुई लोहे की छाप जैसे। लू चिंगजू ने उस दर्द को सहते हुए अपना मुंह खोला और यही की तरफ देखा, और तभी एक जोरदार साउंड वेव हवा में गूंज उठी, इतनी जबरदस्त कि उसने हवा को डिस्टॉर्ट कर दिया। यही की फिगर इन सोनिक वेव्स में पूरी तरह से डूब गई और उसके शरीर की एटॉमिक एनर्जी एक जलती हुई लौ की तरह फ्लिकर करने लगी। अब बात यह है कि अगर यही का लेजेंडरी डिमोरा ब्लड लाइन इतना हाई लेवल का ना होता तो इस नेदरबर्ड की साउंड ऑरा से उसके इंटरनल ऑर्गन्स सीधा फट चुके होते, यानी सीधा मौत। लेकिन यही मुस्कुराया जैसे उसे मजा आ रहा हो। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही चिल्ला सकती हो, उसने कहा, और उसकी आंखों में ब्लू एटॉमिक ग्लो चमकने लगी। फिर उसने भी अपना मुंह खोला। उसकी रीढ़ की हड्डियों पर एक के बाद एक एटॉमिक एनर्जी ग्लो करने लगी, और जैसे ही एनर्जी वायलेंटली रिएक्ट हुई, एक डरावना ऑरा पूरे स्टेडियम में फैल गया। ये सीक्वेंस सबको पता था, डिमोरास एटॉमिक ब्रेथ, लेकिन इस बार यह था मैक्सिमम पावर आउटपुट पर। लू चिंगजू ने भी ये देखा। प्रेशर तो जरूर हुई, लेकिन पहले जैसी ओवरवेल्म्ड नहीं थी। उसकी आंखों में इस बार दृढ़ निश्चय था। उसे ये मूव पहले से पता थी, इसलिए उसने ना तो पीछे हटना चुना और ना ही स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इस्तेमाल की, बल्कि उसने फैसला किया डिफेंस ना कर एक ब्रूटल ऑफेंस का,
उसने अपने मिडल और इंडेक्स फिंगर को अपनी माथे पर रखा और उन उंगलियों की टिप पर जेड कलर की तेज चमक दिखने लगी। ये साफ था अब लू चिंगजू इस फाइट को सीधा हेड ऑन ले रही थी। उसी पल एक धधकती नीली एटॉमिक लाइट बीम बादलों को चीरते हुए लू चिंगजू की तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ लू चिंगजू ने भी अब कोई डिफेंस नहीं चुना, बल्कि अपने सबसे ताकतवर ऑफेंसिव मूव का सहारा लिया, जेड फिंगर का, जिसमें मिला दिया नेदरबर्ड की ब्लड लाइन की पावर, नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न, जिससे उसकी जेड रंग की उंगलियों पर जामुनी लाल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इकट्ठा हो गई और उसने सीधा उस एटॉमिक ब्रेथ की लाइट कॉलम की तरफ पॉइंट कर दिया। आखिरी टकराव शुरू हो चुका था। अब या तो एटॉमिक ब्रेथ जीतेगा या फिर नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न। दोनों की डिस्ट्रक्टिव अटैक्स एक दूसरे की तरफ इतनी रफ्तार से बढ़ रही थीं कि सीधा टकराव अब तय था। लेकिन उसी वक्त अरीना के बाहर सभी लोग सांस रोककर देखने लगे। होस्ट ने एक्साइटेड होकर अनाउंस किया, ये टक्कर अब उन दोनों वॉरियर्स के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। मेयर को इसकी सीरियसनेस तुरंत समझ आ गई और उन्होंने अपनी तरफ से अरीना की बैरियर को मैक्सिमम मार्शल एनर्जी से रीइंफोर्स कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेयर बहुत नाखुश दिख रहा था, खास तौर पर लू चिंगजू की इस स्ट्रैटेजी से, जिसमें उसने एटॉमिक ब्रेथ को भी ऑफेंसिव मूव से काउंटर करने की कोशिश की। मेयर की नज़र में चाहे यही को कुछ हो या लू चिंगजू को, इनमें से किसी भी जीनियस को चोट पहुंचना पूरे एन सिटी और शिया किंगडम के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता। इसलिए उसने डिसाइड किया वो मैच को रोकेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर करेगा कि ये दोनों फाइटर्स कोलैटरल डैमेज का शिकार ना बने। वो एक्टिवेट करता है अपनी जेनेटिक अर्थ मैजिक, डिवाइन लेलाइन वॉल। जमीन कांप उठी और एक ही पल में 3 भारी भरकम पत्थर की दीवारें मेयर की मार्शल एनर्जी से ब्लेस होकर ऊपर उठ गईं। एटॉमिक ब्रेथ और नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न के बीच में एक डिफेंसिव वॉल बनाते हुए, लेकिन अगले ही मोमेंट वो दीवारें टूट गईं और पूरे मैदान में एक डैज़लिंग कलरफुल एक्सप्लोजन फैल गई। जैसे ही एनर्जी ब्लास्ट ने सब कुछ निगल लिया, एग्जामिनर द्वारा बनाई गई मार्शल एनर्जी की शील्ड्स भी उस इम्पैक्ट के आगे क्रम्बल होने लगी। पूरे स्टेडियम में धूल और धुआं भर गया। कुछ सेकंड के लिए कुछ भी देखना नामुमकिन हो गया। ऑडियंस को अब समझ आया, अगर मेयर बीच में ना आता तो शायद पूरा स्टेडियम ही इस एनर्जी क्लैश का शिकार बन जाता। अब बात मेयर की करें तो वो सिर्फ धुएं से भरे हुए अरीना को एक सीरियस और भारी चेहरे के साथ देखता रहा। हालांकि उसने समय रहते डिवाइन लेलाइन वॉल्स तो बना दी थी, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि वो वॉल्स कमजोर रह गई, जिसे वो तीनों दीवारें दोनों साइड्स की टक्कर से टूट गई और यही की एटॉमिक ब्रेथ और लू चिंगजू की नेदरवर्ल्ड ब्लड थॉर्न आपस में टकरा गईं। मेयर को अंदाजा था अगर इन दो में से किसी को कुछ हो गया तो पब्लिक का गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि उसे मेयर की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि शिया किंगडम में मार्शल आर्ट्स जीनियस किसी टॉप सेलिब्रिटी से कम नहीं होते। अब वापस आते हैं अरीना में, जहां धुएं और राख के बीच से एक पतला सा हाथ सामने आता है। उससे लगातार ताजा खून टपक रहा है। ये हाथ किसका है? लू चिंगजू का, जिसका पूरा लेफ्ट आर्म जलकर बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो जमीन पर क्राउच की हुई है, उसके विंग्स भी जलकर खत्म हो चुके हैं। उसकी मैजिकल बीस्ट ट्रू फॉर्म की मार्शल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यानी अब फिलहाल के लिए वो दोबारा ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती। इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी लू चिंगजू हार मानने को तैयार नहीं थी। वो फिर से उठने की कोशिश करती है, अपने आप को जोर लगाकर उठाने की कोशिश, और तभी धुएं और राख से एक फिगर बाहर निकलता है जो उसके सामने खड़ा हो गया, उसकी झुकी हुई हालत पर साया बनते हुए। अगर तुमने अपने अंदर की न्यूक्लियर रेडिएशन को जल्द नहीं निकाला तो फ्यूचर में तुम पूरी तरह क्रिपल्ड हो सकती हो। लू चिंगजू कुछ पल के लिए चुप रही। उसे अभी भी याद था उसका अटैक तो साफ तौर पर यही को लगा था, तो फिर वो कैसे इतनी आसानी से बच गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तुमने मुझे इतनी सीरियस लड़ाई करने पर मजबूर क्यों किया? मैं तो वैसे भी इतना लड़ना नहीं चाहती थी। यही नीचे झुककर उसकी आंखों में सीधा देखने लगा। तुम सच में मुझसे नहीं लड़ना चाहती थी, या फिर ये बस जिद थी कि तुम्हें अपनी कम्पेटिटिव स्पिरिट माननी नहीं थी? तुम अभी भी जीतना चाहती थी, मैं साफ महसूस कर सकता था। लू चिंगजू उसके इन शब्दों पर चुप हो गई, पर जब उसने खुद के मूव्स और इमोशंस को याद किया, उसे भी समझ आया कि वो सच कह रहा था। वो सच में उसे हराना चाहती थी, इसीलिए तो उसने सारी डिफेंस छोड़कर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज किया था। लेकिन फिर उसने सोचा, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था?
वो जो लड़ाई से नफरत करती थी, जो जल्दी हार जाना चाहती थी, वो उस वक्त पूरी जान लगाकर खुद के लिए लड़ रही थी, किसी और के लिए नहीं। उसके इस सोच के बीच ही यही ने अचानक उसका कंधा छू लिया। इस अनएक्सपेक्टेड टच से लू चिंगजू एकदम चेरी टोमेटो की तरह लाल हो गई। फिर उसने उसे बताया कि वो आखिर हारी क्यों। तुम्हारे अंदर लड़ाई के वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स थी, और पावरफुल ओपोनेंट्स के खिलाफ ये हमेशा हार की वजह बनती है। इसके बाद यही ने उसकी बॉडी से सारी न्यूक्लियर रेडिएशन अब्सॉर्ब कर ली और खड़ा हो गया। लुचिंगजू अब अपने हील हो चुके हाथ को कंफ्यूजन में देख रही थी, जबकि यही ने जाते जाते कैजुअली कहा, तुम अब तक की मेरी सबसे स्ट्रांगेस्ट ओपोनेंट रही हो, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर किस्मत ने फिर मिलाया तो शुरू से ही अपना सब कुछ लगा देना, ताकि हमारी लड़ाई पूरी तरह प्योर हो। ये बात सुनकर उसकी ब्लश और भी डीप हो गई। उसी मोमेंट में लू चिंगजू ने यही को एक बिल्कुल अलग नजर से देखा। अब अरीना का धुआं और धूल छंट चुका था और सारी कैमरास ने फिर से फोकस किया अरीना के सेंटर पर। यही वहां प्राउडली खड़ा था। रेफरी ने कुछ पल इंतजार किया, फिर लू चिंगजू की हालत देखकर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि विनर यही है। और इसी के साथ सेमीफाइनल का पहला मैच खत्म हो गया। इसके बाद वाले मैच में चूजाव ने बिना किसी सस्पेंस के जीत हासिल की और अब फाइनल में यही के सामने खड़ा होगा। और अब फाइनल मैच जो एन सिटी की कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बड़ा क्लाइमैक्स होगा, ये तय करेगा कि कौन बनेगा एन का टॉप स्कोरर। लेकिन सच कहें तो इस पूरी जंग का सबसे बड़ा फायदा मिला है एन सिटी के नंबर 1 मिडिल स्कूल को, क्योंकि फाइनल बैटल में दोनों लड़ाके इसी स्कूल से हैं। एन सिटी के नंबर 1 मिडिल स्कूल से आया डार्क हॉर्स, यही वीएस एन सिटी के उसी स्कूल का सबसे ज्यादा टैलेंटेड एपेक्स कैंडिडेट चू झाव। लाइव स्ट्रीम पर यह मैच लाखों लोगों के लिए शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे फाइनल शुरू हुआ व्यूअर्स की संख्या कुछ ही मिनटों में करोड़ों तक पहुंच गई। फिर रेफरी की आवाज के साथ फाइनल मैच ऑफिशियली शुरू हुआ। क्या शुरू करे, चू झाव ने कहा। अपनी पूरी ताकत से हमला करना यही ने सफेद दांत दिखाते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि यही ने स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट लू चिंगजू को हरा दिया था, लेकिन फिर भी चू झाव को हल्के में नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी ऑब्जर्वेशंस के अनुसार चू झाव की कॉम्बैट आईक्यू शायद इस साल के सारे कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा थी। उसने दोनों हाथ जोड़े, धीरे धीरे उन्हें खोला और एक आइस सोर्ड उसकी हथेलियों में कंडेंस होने लगा। ये था उसके ब्लड लाइन पावर, आइस स्कल्पचर का एक्टिवेशन। चू झाव ने अपने पूरे शरीर को एक ठंडी बर्फीली फ्रॉस्ट मार्शल एनर्जी से ढक लिया, जिसने न्यूक्लियर रेडिएशन से उसे पूरी तरह आइसोलेट कर दिया। इससे साफ था उसने यही की फाइटिंग स्टाइल को डिटेल में स्टडी किया है। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसकी आंखें फोकस्ड थीं। फिर उसने चाल चली, 7 स्टार स्टेप्स। अचानक उसका शरीर पीछे बहुत से आफ्टर इमेजेस छोड़ गया और वो तेजी से यही की तरफ बढ़ा। हुश! एक तेज आवाज के साथ सैकड़ों सोर्ड्स ने यही को हर डायरेक्शन से घेर लिया, लेकिन यही बस वहीं खड़ा रहा। ना कोई डर, ना कोई हलचल। उसे कोई जल्दी नहीं थी असली चू झाव को पहचानने की। उसके पास इन काउंटलेस इल्यूशनरी क्लोन्स को तोड़ने का अपना तरीका